नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा। उपन्यास करम जला का आज चौथा एपिसोड पढ़ने जा रही हूँ। विभा चुप रही, कुछ न बोल पाई। वह प्रेम और वियोग को समझने लगी थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू लुढ़क गए। वह 14 साल की ही हो चली थी। राघव भी उतनी ही उम्र का था, किंतु अभी उसके अंदर लड़कपन ज्यादा था। उसने सुगिया की पीड़ा को महसूस किया। विभा अपने अंगों में आ रहे बदलाव को देखकर सजग हो गई थी, बल्कि वह नारी के गुण धर्म को समझने और महसूसने लगी थी। विभा ने राघव को देखा, वह सचमुच सो गया था। विभा गौर करने लगी, बाबूजी भी ऐसे ही सोते हैं। इसी तरह तकिए पर माथा रखकर और एक हाथ चेहरे पर रखकर धीरे धीरे राघव का रूप बाबूजी में बदलने लगा। उसके साथ राधा मौसी का चित्र उभरने लगा। विभा ने आंखें बंद कर ली। वह भूलना चाहती थी उस दृश्य को, लेकिन रोज सोते समय वह दृश्य आंखों के सामने उभरने लगता था। उसने करवट बदल ली और पेट के बल लेट गई। फिर भी वह दृश्य उसके मस्तिष्क पर पटल पर चलचित्र की तरह चलने लगा। पिछली बार जब बापूजी की नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी, विभा 9 बजे ही सो गई थी। राधा मौसी साथ में सोने के लिए आई थी। करीब 10 बजे के आसपास उसकी नींद टूट गई। अधखुली आंखों से उसने देखा, चौकी पर मौसी के ऊपर बाबूजी। उसने आंखें बंद कर ली, बिल्कुल हिली डुली नहीं, सोने का स्वांग करती रही। उसके कानों में चौकी की रच रच आवाज टकराती रही। न चाहते हुए भी वह उस दृश्य को देखने के लिए उसकी आंखें खुल जाती। वह पलक के झपका दे लेती। करीब आधे घंटे तक वह दृश्य चलायमान रहा। विभा की अपनी सांसें भी गर्म होने लगी थी और अंग प्रत्यंग में एक लहर सी उठने लगी थी। विभा ने फिर करवट बदली। अब कि उसने अपना चेहरा राघव की ओर कर लिया। बाबूजी और मौसी का अर्धनग्न शरीर, उसके अंग प्रत्यंग विभा की आंखों के सामने मंडराने लगे। उसकी सांसें तीव्र और तृप्त हो गई, मानो समूचे शरीर की नसों में विद्युत धारा बहने लगी हो। विभा उठी और चुपके से राघव के बगल में लेट गई। राघव से लिपटने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राघव जाग गया। विभा, तुम? राघव? विभा पलट गई। राघव कुछ अचकचा सा गया, किंतु किशोरावस्था की हल्लड़पना जाग उठा। उसने भी विभा को अपनी जकड़ में ले लिया। विभा बाबूजी और राधा मौसी के दृश्यों को साकार करने का प्रयास करने लगी। बिल्कुल उन दोनों अधेड़ों की तरह वे 2 किशोर व बालक प्रयासरत, निर्वस्त्र, एकाकार, बाहर गहन अंधकार। हाँ हो रघु, अब तुम हम लोगों का साला बन गया। चाय की दुकान में चुस्की लेते हुए माथुर सिन्हा ने रघु महतो को छेड़ा। रघु महतो तिलमिला उठा। बिहारी लोगों का साला तो दूर, हम बहनोई भी बनना पसंद नहीं करेंगे। उनकी बातों में व्यंग भरा था। तो तुमको मालूम नहीं, तुम्हारी बहन ने हरि सिंह से ब्याह कर लिया। माथुर सिन्हा ने तीर निशाने पर मारा। साले बिहारी लोग दोगला होते हैं, यहाँ की कमाई खाते हैं और यहाँ की माटी से गद्दारी करते हैं। रघु महतो ने चाय का प्याला पटक दिया। रघु महतो का चेहरा घृणित और वितरण से विकृत हो गया। उसके हृदय में अपमान के सांप लौटने लगे। उनके जी में आया कि अभी दौड़ा हुआ जाए और दुलिया को छोटे पकड़कर घसीट घसीट कर खूब मारे, या तो गैता बेचला से मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर दे, या फिर हरि सिंह को ही भकुआ लेकर टोन दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, और सबको दिखाए कि देखो कि झारखंड की माटी से गद्दारी करने वालों का क्या हश्र होता है। जो यहाँ की रोटी बेटी और माटी से खिलवाड़ करेगा, उसका ऐसा ही हश्र होगा। रघु महतो ने जलती हुई आंखों से माथुर सिन्हा को देखा और पैर पटकते हुए चल पड़े। नमस्कार दोस्तों।